प्लीज़ बैठिए। थैंक यू सर। तो निधि, आप कौन सी भाषा में अपना इंटरव्यू देंगे? सर हिंदी में। हिंदी में। अच्छा, तो पहले अपने बारे में कुछ संक्षिप्त बताइए। सर मेरा नाम निधि है। मैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद की निवासी हूँ और मेरी 12वीं तक की शिक्षा मैंने अपने गृह जनपद से की है। उसके पश्चात मैंने वर्ष 2016 में यूविंग क्रिश्चियन कॉलेज प्रयागराज से अपना स्नातक कंप्लीट किया है और वर्तमान में मैं बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। शिक्षा से प्रशासन सेवा की तरफ बढ़ना, इसकी वजह क्या है? सर जैसा कि ये प्रांतीय स्तर की सर्वोच्च सेवा है सर, तो बचपन से एक सपना था कि प्रशासन में मैं कार्य करूं। लेकिन सर मैं शिक्षा में जब मैं वहाँ 2 वर्ष से अपना कार्य देख रही हूँ तो मुझे ग्रामीण स्तर से और जुड़ने का मौका मिला सर। तो मैंने वहाँ की चीज़ें, शिक्षा के अलावा भी मैंने और भी चीज़ें जो करीब से देखी, तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब अगर मुझे समाज में कोई परिवर्तन या अपने व्यक्तित्व में और कोई परिवर्तन, बेहतरी के लिए कोई कार्य करना है, तो मतलब मुझे प्राधिकार अथॉरिटी चाहिए सर एक। तो मुझे लगता है कि सर मैं अगर समाज का कुछ कर सकती हूँ तो मुझे प्राधिकार के साथ यहाँ पर मौका मिल सकता है सर। आप फतेहपुर ज़िले से हैं। जी सर। और माना जाता है कि फतेहपुर आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़े जिलों में से एक है। जी सर। तो ऐसी क्या क्या समस्याएं जिसकी वजह से आसपास अच्छे बड़े शहर होने के बावजूद भी इसका विकास नहीं हो पा रहा है? सर हाँ, कानपुर और प्रयागराज शहरों के बीच में फतेहपुर है। सर इसका एक रीज़न है कि सर यहाँ पर औद्योगिक विकास के लिए अभी इतनी संभावनाएं नहीं हैं फतेहपुर में, जहाँ तक हम देख पाएँ। और दूसरी बात सर, कृषि के क्षेत्र में यहाँ पर चीज़ें होती हैं, उत्पादन है, लेकिन सर यहाँ पर और जैसे आज वर्तमान समय की मांग है कि प्रसंस्कृत उत्पादों की इतनी आवश्यकता है या फिर जो डिमांडिंग आजकल चल रही हैं उसके हिसाब से कोई यूनिट भी नहीं है सर फतेहपुर में। तो मुझे लगता है सर इससे जो एक रोजगार के क्षेत्र में भी सामाजिक पिछड़ा भी इस वजह से आया। तो अगर हम लोग फतेहपुर की बात करें तो ऐसा कौन सा उद्योग जो कि यहाँ पर विकसित कर सकता है आपके हिसाब से? सर फतेहपुर में मेरे हिसाब से सर अगर यहाँ पर एक फूड प्रोसेसिंग एक यूनिट लग जाए तो सर मुझे लगता है कि यहाँ पर बेहतर, क्योंकि सर यहाँ पर हैं चीज़ें, जैसे कई तहसील स्तर पर कुछ चीज़ें वहाँ पर होती हैं जो अच्छा उत्पादन वहाँ हो रहा है सर, लेकिन बाहर आप अदर क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पहचान नहीं है उनकी कोई भी। और जैसे गन्ना है सर, गन्ना बहुत इस पर्याप्त मात्रा में होता है और धान गेहूँ भी पर्याप्त मात्रा में है और सब, लेकिन उसको उस हिसाब से अभी वहाँ पर उत्पादन के लिए या फिर और सर सिंचाई के साधन भी यहाँ पर बहुत कम है फतेहपुर में। अच्छा, फतेहपुर की शिक्षा दर क्या है, कितनी है? सर फतेहपुर का लिटरेसी रेट सर लगभग 58% है। अच्छा, जी, इसमें और काम करने की ज़रूरत है। यस सर। अभी हाल ही में बजट आया था जी। तो ये बजट होता क्या है, क्यों इसको हम हर साल लेके आते हैं? सर किसी भी, जैसे कि किसी भी संस्थान को चलाने के लिए ही एक आय व्यय का ब्यौरा, अपनी प्लानिंग हमारी क्या है उसके हिसाब से हम एक ऋण योजना बना सकें, तो सर उसी हिसाब से देश को चलाने के लिए भी सरकार विभिन्न योजनाएं चलाती है। और तो उसके लिए भी सरकार का एक होना चाहिए कि हमारा कितना, हमारी अर्निंग है या मेरी इतने में साल भर की चीज़ें नहीं है तो हमें कितनी बोरोइंग करनी है, तो उसके लिए सर बजट आवश्यक है। तो इसमें कई बार एक शब्द का इस्तेमाल करा गया, अमृतकाल। जी सर। अमृतकाल से क्या समाशय है? सर अमृतकाल जो धारणा है वो स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ये हम अमृतकाल का आयोजन कर रहे हैं, जो विभिन्न विभागों, शिक्षा विभाग हो, संस्कृति मंत्रालय हो, विभिन्न विभागों के स्तर पर इसमें कार्य किया जा रहा है। और सर हम अपनी जो भी हमारी 75 वर्ष में जो भी हमारी उपलब्धियां रही हैं उसको हम आज की जो नवीन पीढ़ी है या समाज के सम्मुख हम उसको प्रस्तुत कर सकें और सर आगे के लिए हमारी योजना हम और बेहतर कर सकें। अच्छा, इस बजट में एक भाग होता है राजकोषीय घाटा, जो हाल ही के समय में काफ़ी बड़ा भी है, कुछ हद तक भी कंट्रोल में, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा है। यस सर। तो राजकोषीय घाटा क्या है? सर राजकोषीय घाटा से तात्पर्य सर जो भी सरकार की जितनी आय है और उससे अगर हमें व्यय, हमारा बजट ज़्यादा हो रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए जो गवर्नमेंट उधारी लेती है तो वो उधारी हमारी राजकोषीय घाटा ही कहलाती है सर। अच्छा, एक अभी देखा 2020 में नई शिक्षा नीति आई है, आप जान रहे हैं उसके बारे में, और
उससे पहले जो पुरानी शिक्षा नीति थी, उन दोनों के बीच में क्या मुख्य अंतर है, क्या इसमें बदलाव करा गया? सर जो इससे पहले की शिक्षा नीति जो कि वर्ष 1986 में आई थी, तो सर उसमें लर्निंग के ऊपर ध्यान दिया गया था और जो भी योजनाएं बनाई गई थी वो लर्निंग के बेस्ड थी। लेकिन सर उसको कोई भी बच्चा अगर कोई शिक्षा ग्रहण कर रहा है तो उसको अपने जीवन में वो कैसे यूज़ कर सकता है। जैसे हम गणित पढ़ रहे हैं या फिर भौतिकी पढ़ रहे हैं तो हम उसको अपने जीवन में कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, तो उसके ऊपर बहुत जोर नहीं दिया गया था सर। लेकिन अभी की जो नई शिक्षा नीति है इसका एम ही यही है कि नॉलेज टू लर्निंग, जो भी हमारा ज्ञान है उसको हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं, इसके ऊपर जोर दिया गया सर। और पूरा शैक्षिक ढांचे का नया ही इसमें 5+3+3+4 का नया ढांचा लाया गया। 5+3+3+4 सर इसके पहले जो ढांचा था वो 10+2 का था, मतलब कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक की चीज़, फिर उसके बाद 11वीं 12वीं। और तो इसमें कहीं ना कहीं देखा गया कि जो बच्चे हैं वो जब विद्यालय की तरफ उनका प्रिपेयर ही नहीं होते हैं जब कक्षा 1 तक के लिए आते हैं। आंगनबाड़ी का कॉन्सेप्ट तो था पहले भी था, लेकिन अभी क्या हुआ है 5 का जो कॉन्सेप्ट है वो आंगनबाड़ी और क्लास 1, 2 इनको बाल वाटिका के अंतर्गत पूरा रख दिया गया। तो इसके लिए पूरा मतलब इंटीग्रेटेड एक प्लान बनाया गया है, बाल वाटिका कॉन्सेप्ट है सर। अच्छा, अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा कि जो इनकम टैक्स विभाग जो है जी वो किसी कंपनी का, BBC का सर्वे कर रहा है। ये सर्वे क्या है? हाँ। तो वो सर्वे से क्या तात्पर्य है, क्या इसमें क्या देखा जा रहा है, क्या सर्वे कर रहा है? सर BBC एक ब्रिटिश मूल की कंपनी है, तो सर आयकर विभाग उसमें जो भी इनकम टैक्स जो कि किसी भी संस्थान को या किसी भी व्यक्ति को जो अपना कर जो देता है तो उसके संदर्भ में है कि कुछ नीतिगत कार्य नहीं हुए हैं, तो उसके संदर्भ में आयकर विभाग वहाँ पर सर्वे कर रहा है सर। प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं कि जूनियर हाई स्कूल? सर प्राइमरी में। प्राइमरी में टीचर। अभी आपने कहा कि जो है वो आप इसलिए प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहती हैं कि आपके पास क्या क्या मिलेगा? अधिकार, प्राधिकार जी, अथॉरिटी। जी। और फिर आप क्या करेंगी? सर जैसे समाज में कोई भी परिवर्तन लाना है तो हमारे पास प्राधिकार होना चाहिए कि हम उसके लिए नीति बना सकें। अच्छा, या फिर क्रियान्वयन कर सके, तो हमारे पास उतने अधिकार भी होने चाहिए। तो समाज में बदलाव जी एक शिक्षक अधिक ला सकता है कि प्रशासनिक अधिकारी? सर शिक्षक बिल्कुल ला सकता है, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य हैं, तो बदलाव तो शिक्षा से आ सकता है। लेकिन सर अगर ऐसे देखें समग्रता में तो वो एक सेक्टर है शिक्षा, और अगर प्रशासनिक सेवा में है तो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार, गरीबी, हम कई मायनों में हम वहाँ पर चेंजेस ला सकते हैं। चेंजेस ला सकते हैं। यस सर। अच्छा, ऐसा देखा गया है कि प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील जी एक योजना चलाई जाती है, उद्देश्य क्या रहा है इसका? सर मिड डे मील योजना का उद्देश्य मूलतः ये था कि हम प्राइमरी विद्यालय में नामांकन और बच्चों की उपस्थिति को बढ़ा सकें सर। ठीक है। और पोषण के साथ ठीक साथ है। पोषण भी। बात समझ में आ गई मुझे। जी। नामांकन बढ़ा रहे हैं, लेकिन प्रायः यह देखा गया है कि उसका कोई असर नहीं हुआ पास निकटवर्ती कॉन्वेंट स्कूल, अंग्रेजी माध्यम के जो स्कूल हैं उसमें मिड डे मील नहीं मिलता है, लेकिन नामांकन बहुत अधिक है। और प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन जो है वो उस लक्ष्य को, उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाए हैं। ऐसा है सर? ऐसा नहीं, क्योंकि ग्रामीण भारत में या उत्तर प्रदेश में हो, ग्रामीण तबका अभी भी ज़्यादा है, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले बच्चों का। तो अब तो गांव में भी कॉन्वेंट स्कूल खुले हैं, वहाँ मिड डे मील नहीं। हम भी गांव में देखे हैं कि वहाँ बड़ी दूर दूर से बच्चे आते हैं पढ़ने, उनके यहाँ नामांकन जो है वो भीड़ बढ़ जाती है, वहाँ कोई मिड डे मील नहीं मिलता। तो आप क्या समझते हो कि क्या यह सरकार की योजना फ्लॉप कर गई? नहीं सर, ये ऐसा नहीं कह सकते कि सरकार की योजना ये फ्लॉप कर गई, क्योंकि अभी नामांकन तो हाल ही उस में जो रेशियो में बढ़ा नहीं सर, हाल ही में एक रिपोर्ट आई असर की रिपोर्ट, उसमें ये बताया गया है कि सरकारी विद्यालय, बेसिक स्कूल्स में नामांकन की दर बढ़ी है सर। एक निपुण भारत योजना है,
निपुण भारत जी क्या है, जानती हैं? जी सर। क्या? सर निपुण भारत योजना जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसके क्रियान्वयन के लिए ये निपुण भारत मिशन लाया गया है प्राइमरी विद्यालय में। तो सर इसका उद्देश्य जो है वो कक्षा 3 तक के बच्चों को जो मूलभूत साक्षरता है और जो अंगगणितीय उनका कौशल, मूलभूत कौशल है, उसमें उनको दक्ष बनाना है सर 2026-27 तक। 2026 तक? 2026-27 तक ऐसा वर्ष रखा गया। इसका मतलब जो है अभी तक वो दक्ष नहीं है? सर प्रयास तो सरकार की तरफ से हो रहे थे, लेकिन सर बीच में अभी इसका मतलब प्राथमिक विद्यालय में जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उन्होंने अपना काम बेहतर नहीं किया। कक्षा 3 तक के विद्यार्थी को गणितीय न्यूमेरिक्स नहीं आते, पढ़ना लिखना नहीं आता, और उसका भी टारगेट 2026 दिया गया। इतना लंबा टारगेट क्यों दिया गया? सर ऐसा नहीं था, चीज़ें सुचारू रूप से चल रही थी, सरकार की नीतियाँ और शिक्षक भी बेहतर कर रहे थे, लेकिन बीच में चूँकि महामारी, कोविड-19 महामारी के दौर में बच्चों का जो स्कूल से एकदम उनका संपर्क ख़त्म हो गया सर। और ऑनलाइन चीज़ें सरकार प्रदान कर रही थी, लेकिन अभी ग्रामीण स्तर पर इतना मोबाइल फ़ोन की सुविधा भी नहीं थी। तो सर बच्चों का जो पढ़ाई से जो संबंध था उनका, वो बहुत ज़्यादा ही, वो जो बच्चे जो वर्तमान स्तर था उससे भी बहुत पीछे जा चले गए। तो सर इसलिए ये चीज़ है कि हाँ, अब बच्चे को साक्षरता दर या अंगगणितीय कौशल में बहुत काफ़ी पीछे चले गए। ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? सर हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य? जी, हिंदी साहित्य। अच्छा। सूरदास और तुलसीदास जी में किसे आप पसंद करते हैं? सर ऐसे तो दोनों ही कवि, उन्होंने अपने अपने स्तर पर अच्छा साहित्य में योगदान दिया है। सूर का वात्सल्य क्या है? सूरदास का सर वात्सल्य पर कोई एग्जाम्पल बता देना जो है, जिससे जो है वो सर एग्जाम्पल, एक उनकी 2 पंक्तियां हैं, घुटुरनी चरण रेणु तन मंडित मुख दधि लेप की है। तो ये वात्सल्य का एकदम दिमाग में ऐसा बिंब बन जाता है कि कृष्ण छोटे हैं और उनके चेहरे पर माखन लगा हुआ है, तो माँ यशोदा उनको उस प्रकार से देख रही हैं। अच्छा जी। मीरा के कृष्ण और सूरदास के कृष्ण में क्या अंतर है? सर सूरदास ने जो कृष्ण जी का चित्रण किया है वो कई आयाम में किया है, जैसे एक बालक के रूप में, फिर राधा के उसमें देखेंगे तो एक प्रेमी के रूप में, और एक सखा के रूप में देखते हैं। और जो मीरा जी ने जो कृष्ण को लेकर बात कही है सर, वो एक आराध्य मान कर करी है सर। सिर्फ एक मतलब उन्होंने उनके आयाम कम हैं, जो मीरा जी ने जो बात करी है कृष्ण को लेकर। अच्छा, अंतिम प्रश्न। जी सर। अभी तुर्की में भूकंप आया। जी। क्यों? कारण? सर तुर्की में इससे पहले भी वहाँ पर ये भूकंप आते रहे हैं, लेकिन हाँ वो तीव्रता उनकी कम, लेकिन इस बार जो भूकंप आया है वो उसकी अधिक तीव्रता है, इसलिए अधिक चर्चा में है। लेकिन तुर्की में सर जो नहीं, और पहले भी आया है और सर, बहुत सारे लोग मरे हैं। हाँ, चर्चा हाँ, में पहले भी रहा है, लेकिन एक अंतराल के बाद आया है। हाँ। सर जो तो तुर्की का जो ज्योग्राफिकल जो सिचुएशन है सर, वो 3 तरफ से टेक्टोनिक प्लेट जो है हमारी, उनसे घिरा हुआ है सर। इधर सर अनातोलियन प्लेट है और अरेबियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, तो ये तीनों तरफ से वो सर घिरा हुआ है प्लेट से, तो इसलिए और ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है। कौन घिरा है, किससे घिरा है? तुर्की सर, देश, तुर्की देश इन तीनों प्लेटों से घिरा हुआ है, तो सर ज़्यादा संवेदनशील है। तो जो है तुर्की में ही है। अनातोलियन प्लेटू तुर्की में ही होगा कि बाहर है कहीं? सर तो सर नॉट श्योर, तुर्की में ही, कंफर्म नहीं है सर। सॉरी। बीएससी किए हैं आप? जी सर। बीएससी किए हैं? यस सर। क्या क्या सब्जेक्ट था? सर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, मैट्रिक्स। फिर उसके बाद कंपटीशन में हिंदी लिटरेचर ले ली? यस सर। ऐसा क्यों? सर ग्रेजुएशन हुआ सर, उसके बाद फिर 2 वर्ष का बीटीसी किया, फिर सर जॉब लग गई, तो ऐसा मतलब जॉब के साथ टाइम का भी इशू था मेरा। तो हमें ऐसा था कि जब हमने एनालाइज़ किया बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रख सकते हैं सर, तो मुझे हिंदी का मतलब रोचक लगा और सिलेबस भी सर छोटा लगा, तो मेरा टाइम कम के साथ मैं उसको मैनेज कर सकती थी सर, इसलिए
मैंने हिंदी, और चूँकि सर हिंदी भाषी क्षेत्र अच्छा, से आपको हैं ऐसा तो- नहीं लगता फिजिक्स केमिस्ट्री जो आप बीएससी तक पढ़ी हैं, बीएससी sir. का ही सिलेबस रखा गया है कंपटीशन में, Yes, sir. तो ज़्यादा आपके लिए सुटेबल होता? जी सर, सूटेबल होता वो, लेकिन सर चूँकि मतलब मेरे पास टाइम, क्योंकि जॉब के साथ रहते हुए टाइम का अभाव था मेरे पास, तो ऐसा ऑप्शनल हमें रखना था सर जिससे मेरा टाइम मैनेजमेंट ना बिगड़े सर। हिंदी तो आपने कभी नहीं पढ़ी रही होगी? नहीं सर, 12th तक हिंदी पढ़ी है। 12th के बाद? जी, और लेकिन सर हिंदी से मेरे बाकी चीज़ों में भी थोड़ा हेल्प मिल रही थी, जैसे ए से हम लिखते हैं तो सर हिंदी में वहाँ पर मदद मिल रही, एथिक्स वगैरह लिखते हैं, तो इसलिए मतलब टाइम मैनेजमेंट को देखते हुए तो मुझे हिंदी साहित्य बेस्ट ऑप्शनल आपका लगा प्रिय अपने कवि लिए। कौन है? जी, प्रिय कवि कौन है? प्रिय कवि सर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। निराला। जी राम की शक्ति पूजा में 3 प्रकार का द्वंद्व दिखता है जी निराला जी के समक्ष। जी, ये सर कहाँ कहाँ पे? मतलब सर राम जी के राम की के शक्ति स्तर पूजा, पर को लेकर हाँ। के पूरी कविता में सर। हाँ, पूरी कविता में 3 प्रकार का। हाँ, निराला जी के उनका लिखने का लक्ष्य था, लिखने का कारण था। 3 प्रकार का द्वंद्व दिखता है, पूरी कविता में दिखता है। हाँ। सर द्वंद्व के स्तर पर तो एक ये है कि सत्य असत्य का द्वंद्व है, ठीक है। और सर राम रावण के तो ये था ही युद्ध, लेकिन एक रामत्व और रावणत्व के जो चीज़ है, अच्छाई बुराई से संबंधित, वो भी सर यहाँ पर द्वंद्व है, और सर धर्म का द्वंद्व है। निराला जी के व्यक्तिगत लेवल पर कोई द्वंद्व नहीं दिखता? सर द्वंद्व उनके साहित्यिक जीवन को लेकर था यहाँ पर, कि कहीं ना कहीं कोई समीक्षक ये भी कहते हैं कि निराला जी ने खुद अपने जीवन को इसमें उतारा है, जैसे साहित्य पर वो रचना कर रहे थे लेकिन उतना अच्छा संपादकों से प्रतिक्रिया उतनी सकारात्मक नहीं मिल रही थी, तो उन्हें ये भी द्वंद्व था कि अपने अच्छा, प्रोफेशन एक चीज़ ये कैरियर को बताइए, लेकर। निराला जी की प्रगतिवादी कविता कौन सी दिखती है आप? सर ऐसे तो अलग से सर, क्योंकि राम की शक्ति पूजा पढ़ी है, सिलेबस में है सर, तो प्रगतिवादी ऐसे अलग से नहीं, लेकिन हाँ प्रगतिवादी जो एक सोच होती है कि समाज के किसी भी गलत चीज़ का विरोध करना और सकारात्मक ऊर्जा रखना और सही का साथ देना, तो ये सब सर तो राम की शक्ति पूजा में भी दिखता धारा है। चली साहित्य में, जी सर। उसका क्या आशय था? सर प्रगतिवाद ऐसे मूलतः देखें तो सर एक सिद्धांत पे जुड़ के शुरू हुई थी, जैसे मार्क्सवादी विचारधारा पर शुरू हुई थी कि शोषण शोषितों का मध्य संघर्ष और समाज सर पूंजीवाद का विरोध, इस कॉन्सेप्ट को लेकर सर प्रगतिवाद शुरू हुआ था। अच्छा, आपने अपनी हॉबी लिखा है मेकिंग क्राफ्ट फ्रॉम वेस्ट मटेरियल्स, जैसे तो क्या बनाती हैं? सर जैसे घर में कुछ भी सामान आता है, जूते के डिब्बे हैं या कोई खाली शादी के कार्ड वगैरह हैं, तो इन सब से हम डेकोरेशन का चीज़ बनाते हैं। और सर चूँकि अभी तो मैं स्कूल में हूँ, तो सर हम लोग उससे अभी तो TLM वगैरह खूब बनाते हैं सर, वेस्ट मटेरियल से बच्चों के सीखने के लिए। तो जैसे कुछ भी मटेरियल होता है तो लगता है कि हाँ ऐसा बना देंगे तो बच्चों से अधिक सीख जाते हैं, तो वही बनाते हैं सर क्राफ्ट में अभी। अच्छा, आपकी नज़र में शिक्षा में कैसे शिक्षा होनी चाहिए, कि मैं तो शिक्षा में कौन से ऐसे लक्षण होना चाहिए जिससे कि बच्चे को बेहतर भविष्य का निर्माण हो सके? क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? सर पहली चीज़ तो सर शिक्षा जो भी बच्चे को हम दे रहे हैं वो सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान पर ना हो, उसका व्यवहारिक प्रयोग बच्चे को ज़रूर पता होना चाहिए। अच्छा, जी सर। और सर दूसरी बात, शिक्षा में हम सिर्फ शिक्षा तक ही सीमित ना रहकर हमें बच्चे को जैसे खेल के स्तर पर भी हमें शिक्षा में पर्याप्त उसको बढ़त देनी चाहिए शिक्षा में। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कुछ काम हुआ इस पर? सर उसमें जो भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो भी आया सर, उसको सरकार विभिन्न योजनाओं के द्वारा उसको इम्प्लीमेंट कर रही है। जैसे सर ने बोला निपुण भारत मिशन, और माध्यमिक स्तर पर सर व्यावसायिक शिक्षा को लागू कर रही है, और हाई स्कूल लेवल और सर विश्वविद्यालय शिक्षा पर एकेडमिक ग्रेड, ये सब वाला कॉन्सेप्ट लागू कर रही है। क्या लगता है कि शिक्षा की स्थिति पहले से इसमें अच्छी है कि खराब है? सर ऐसा तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा कह सकते हैं, क्योंकि सर वही कोविड-19 के बाद थोड़ा सा गिरी है सर शिक्षा की स्थिति। इसमें शिक्षक की भूमिका है या बच्चों की भूमिका है? सर जो भी समस्याएं हैं जो पहले से चली आ रही हैं वो तो आज भी हैं सर। नहीं, आप किसको मानती हैं? सर वर्तमान में तो सर जो लैग हुआ है बच्चों का वो कोविड की वजह से जो स्कूल से हुआ तो है। कोविड तो मान लिया अभी ये बात 2 साल जी। इससे पहले से ही जी। शिक्षक की भूमिका ज़्यादा है या बच्चों की? सर
परिवेश की कह सकते हैं सर, क्योंकि अभी माँ बाप बच्चों के उतने शिक्षा को लेकर अभी उतने जागरूक नहीं है सर। अगर विद्यालय स्तर से या हम शिक्षक के स्तर से कुछ प्रयास होते हैं तो अभी उतनी उसकी गंभीरता को भी खुद तो माँ बाप ही नहीं समझते सर। तो जो बच्चे जो नियमित जिनको विद्यालय आना चाहिए, बच्चे नियमित विद्यालय नहीं आ रहे हैं, माँ बाप किसी अन्य कार्यों में लगा ले रहे हैं, तो ये अभी सब आप भी रीज़न है। एथिक्स की बात कर रहे थे ना, एथिक्स की, जी सर। क्या है एथिक्स? सर एथिक्स से मतलब किसी भी हमारे जो भी आचरण हैं, किसी जिस भी हम समाज में रहते हैं, हमारे जो आचरण समाज द्वारा नियमों के तर्क संगत जो हैं, तो उसके लिए जो एक आचरण नियम बने हुए हैं तो वो नीति शास्त्र में आता है सर। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है, बताइए, मान लीजिए आप मार्केट जा रही हैं, जी सर। आपको रास्ते में 1000 रुपये की नोट या 500 की 2 नोट मिलती है, तो आप क्या करेंगे उसका? सर सिर्फ नोट मिल रही है सर, और यदि सर नोट है तो चूँकि उसको वो भी पैसा वेस्टेज हो सकता है कि कोई वाहन ही चढ़ जाए तो वो पैसा भी बेकार हो जाएगा सर, तो उसका वो भी निरर्थक है सर। मैं उसको लेके अगर मुझे कोई ज़रूरतमंद, मैं किसी ज़रूरतमंद को दे दूँगी वो सर। अच्छा, खुद नहीं रखेगी? नहीं सर, क्योंकि ये मेरी अंतरात्मा मतलब नहीं कहेगी कि मैं ये रखूँ किसी का पैसा। ठीक है दीदी, आपका इंटरव्यू खत्म होता है। थैंक यू सर, थैंक यू।